नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दुष्यंत सहगल आज आपके साथ एक और नए एपिसोड के साथ आया हूँ। आप लोगों को पता होगा आज डबल धमाल है। आज हम 2 बार ऑनलाइन आने वाले हैं। आप लोगों को तो पता होगा, हमने कल बताया था कि आज हम 2 बार ऑनलाइन आएंगे। एक बार अभी हैं और एक बार 8 बजे भी आएंगे। आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं 2 गेस्ट हैं। अभी जो हमारे साथ जुड़ेंगे वो कोई और नहीं, राहुल रॉय सर हैं। राहुल रॉय सर को आप सब जानते होंगे, आशिकी जैसी सुपरहिट मूवीज़ दे चुके हैं, काफ़ी काम कर चुके हैं इंडस्ट्री में। आज हमारे साथ ऑनलाइन होंगे और अपना ज़िंदगी का सफ़र हमारे साथ बांटेंगे और अपनी ज़िंदगी को रूबरू करेंगे हमारे साथ। तो आप लोग तैयार हो जाइए, अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, हमारे साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं और कोई नहीं, राहुल रॉय सर। तो राहुल रॉय सर का एक्सपीरियंस हम देखते हैं, आज उनके बारे में जानेंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो आप लोग रेडी हो? तो राहुल राहुल रॉय सर अभी हमारे साथ लाइव हो रहे हैं। जब तक मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं अभी राहुल रॉय सर हैं और इसके बाद 8 बजे फिर से हमारे साथ जो जुड़ने वाली है वो बरखा मैम है। आप बरखा सेन गुप्ता सब जानते होंगे, बहुत नॉन पर्सनैलिटी है, बहुत सारी मूवीज़ कर चुके हैं, इसके बाद टीवी सीरियल्स कर चुके हैं, बहुत सारा काम इंडस्ट्री में वो कर चुके हैं। और अभी हमारे साथ जुड़ेंगे राहुल रॉय सर। वी आर वेटिंग फॉर राहुल रॉय सर। वो अभी हमारे साथ ऑनलाइन होने वाले हैं, हमारे साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं और उनके साथ हम उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने मूवीज़ करी, कैसे इस इंडस्ट्री में कदम रखा और कितना सफ़र उन्होंने इसमें काटा है। अभी रिसेंटली और भी काम वो कर रहे हैं और आप लोग, मैं रिसेंटली भी देखा था, राहुल रॉय सर हमारे साथ ऑनलाइन हो चुके हैं। राहुल रॉय सर दिखने वाले। हेलो सर, हाउ आर यू? Very well, Dushyant. Thank you for having me online. Thank you, guys. Thank you. थैंक यू सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा हमें। आपका एक्सपीरियंस Thank you. आज हम शेयर करेंगे, आपके बारे में शेयर करेंगे। तो बोलिए आप बोलिए लोग, आप पूछिए। कुछ अपने फ्रेंड्स को बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं सर। सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग नेचुरली सेफ रहिए। ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन को कई जगह एक्सटेंड किया गया है टिल 30th of April। इसका एक ही सोल्यूशन है कि घर पे रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज़ करें, जितने कोशिश हो सके तो घर के अंदर ही रहिए। We have no choice. We have to be with the country and do this. God bless us all and उम्मीद करते हैं कि जब दूसरी तरफ पे हम लोग निकलेंगे the country will be in a healthy position. That's all. यस सर, जरूर। और आज हम आपके बारे में जानेंगे, आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। आप ऑलरेडी इतने नॉन पर्सनैलिटी हैं, आपको सब जानते हैं, आपके बहुत सारे फैंस हैं। तो आज Thank you. आपसे कुछ फैंस के क्वेश्चंस और आपसे क्वेश्चंस हम शुरू करने की परमिशन जरूर चाहेंगे। जरूर दुष्यंत, आई एम हैप्पी टू डू दैट। पूछिए पूछिए जी, जरूर। ओके सर, आपने इस इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा? देखिए, ऐसा है कि लेट 80s में मैं मॉडलिंग कर रहा था। दिल्ली से था, मैं बॉम्बे आया था। अ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कुछ ऐसी स्ट्रगल हुई थी। कुछ बहुत ही जाने पहचाने उन दिनों में डिज़ाइनर्स थे, कोरियोग्राफर्स थे जिन्होंने मेरे को ऑलरेडी सेलेक्ट किया था। और उन दिनों में जब एक्चुअल सुपर मॉडल्स होते थे तो उन लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया। एंड हेमंत त्रिवेदी साहब एंड शांति चोपड़ा जी, शर्मिला रॉय चौधरी जी, ये सब बहुत बड़े बड़े शोज करते थे। प्रसाद बिड्डप्पा जो बैंगलोर में है, तो उन दिनों में शोज बहुत होते थे। तो कुल मिलाकर के हम, मेरा ख्याल से 4 या 5 ही मेल मॉडल्स होते थे, बाकी सब लेडीज होते थे। तो मैं पहले ज़्यादा मॉडलिंग करता था, फिर कुछ मैंने कैंपेन्स किए लाइक विमल, थैकरे फैब्रिक्स वगैरह कर रहे थे, फ्रूटी ऐड किया था। और मेरी मदर बॉम्बे में, मेरे पेरेंट्स डिवोर्स थे, मेरी बॉम्बे में मेरी मदर यूनिसेफ के लिए काम करती थी। तो उनका एक आर्टिकल आया था सैवी मैगजीन में, और कवर स्टोरी, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी थी। वो कहानी भट्ट साहब ने पढ़ी थी। तो जब भट्ट साहब ने वो कहानी पढ़ी थी तो वो काफ़ी प्रभावित हुए थे, क्योंकि भट्ट साहब उन दिनों काफ़ी
स्ट्रॉन्ग वुमेन पे कहानियां लिखते थे। अर्थ आई थी उनकी फिल्म, वैसे काफी फिल्में करते थे। तो भट्ट साहब ने इनग्रिड एल्बुकर्क जो एडिटर इन चीफ थे सैवी मैगजीन के, उनसे मुलाकात करके मेरी माँ इंदिरा रॉय, द लेट इंदिरा रॉय से मिले। और जैसे माँ होते हैं अपने बच्चों के लिए बड़े प्राउड होते हैं, तो उन्होंने मेरे कुछ फोटोज दिखाए वगैरह। तो भट्ट साहब ने देखा उन फोटोज को और पूछा कि क्या ये लड़का हिंदी फिल्म में करेगा। तो मेरी माँ ने उनको बोला कि उससे पूछना पड़ेगा, बिकॉज पता नहीं कि वो करेंगे कि नहीं। और उन दिनों मैं बॉम्बे में था, तो और मोबाइल फोन्स नहीं होते थे उस टाइम पे। तो जब वो आए घर पे तो उन्होंने मेरे से बोला कि भट्ट साहब हैं, वो बात करना चाहते हैं तुमसे फिल्म के रिगार्डिंग। तो भट्ट साहब से मेरी फोन पे बात हुई, और यही कोई मिड वीक था। तो भट्ट साहब ने कहा था संडे को आ जाना मिलने के लिए। उन दिनों मैं चर्च गेट रहता था, तो जुहू बुलाया हुआ था। और मुझे याद है कि मैं गया उनके पास मिलने के लिए संडे को सवेरे। सेकंड संडे। एंड सेकंड संडे जो होता है, सेकंड हाँ, संडे। मेरे को उन्होंने बोला सेकंड संडे को आना है। मैं कहा सर ये सेकंड संडे क्या होता है? तो उन्होंने कहा नहीं, सेकंड संडे को पूरी इंडस्ट्री की छुट्टी होती है। तो मैं गया वहां पे, एंड सोनी मैम ने दरवाजा खोला था, तो मेरी पहले परिचय सोनी जी से हुई। भट्ट साहब से मेरी मुलाकात हुई, और मुझे ऐसा लगा जब मैं भट्ट साहब से मिला, क्योंकि इतने प्यार के साथ वो मिले कि कुछ भी हो मैं इन सर को जानना चाहता हूँ। और अब मेरा ख्याल से पहली 10 या 15 मिनट में उन्होंने कहा तू फिल्म करेगा। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि क्या क्या बात कर रहे हैं सर, कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं वगैरह। तो उन्होंने 10-15 मिनट में ही मेरे को बता दिया कि उनकी लव स्टोरी है, कहानी है, कि तू लीड प्ले कर ले। तो मैं इतना प्रभावित था, मैंने कहा सर मैं करता हूँ, लेकिन मैंने कभी किया नहीं है एक्टिंग। उन्होंने कहा कोई उसकी बात चिंता मत करो, तो कर ले। फिर उसके बाद आई स्टेड विद हिम, 2-3 घंटे में था उनके यहाँ पे। उसी दरमियान में उन्होंने मेरे फादर के साथ भी बात कर ली, क्योंकि मैं कुछ काम मेरे फादर के साथ दिल्ली में कर रहा था। तो परमिशन लेनी थी कि मतलब कितने, तो मेरे फादर से पूछा कितना टाइम चाहिए होगा। तो भट्ट साहब ने कहा इनको बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ेगा और आना पड़ेगा यहाँ पे। तो बस ये ऐसे ही हो गया था। और उसके बाद जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई भट्ट साहब के साथ, मैं दिल्ली गया, पैकअप किया मैंने वहाँ पे। डैडी ने मेरे को सपोर्ट किया, मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे में बांद्रा में एक पीजी में रहा मैं। भट्ट साहब के पास मैं ऑटो में जाता था, मैं मिलता था। उन दिनों में उनकी शूटिंग डैडी फिल्म की हो रही थी, जुर्म फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो सेट्स पे जा करके मैं चुपचाप वहां पे जमीन पे बैठता था, ऑब्जर्व करता था कि ये लोग शूटिंग कैसे कर रहे हैं। और भट्ट साहब कहते थे तू चुपचाप बैठे रहे वहां पे, देख क्या हो रहा है। तो मेरी जितनी भी शिक्षण हुई है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग उन दिनों में, वो भट्ट साहब के सेट्स पे उनके साथ बैठ के समझने का होता था। और भट्ट साहब मुझे ज्यादा इंटरनली जानने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी पर्सनैलिटी क्या थी। तो जो कहानी थी आशिकी की, वो तो उनकी थी, और वो कहानी और मेरी पर्सनालिटी को मैच कर रहे थे। रीमा लागू जी का जो कैरेक्टर था, जो मेरी माँ का था, वो मेरे माँ की तरह आधारित थी। तो वो टाइप का करके वो ऐसी उन्होंने फिल्म बनाई। बाकी तो क्या है कि भट्ट साहब के साथ मेरे रिलेशनशिप बहुत ही एक गुरु शिष्य का था, फादर सन का था, वैसा टाइप का था, क्योंकि उन्होंने प्यार भी वैसे ही दिया था मुझे। तो आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि मैं उनके साथ आई थिंक 6 फिल्में मैंने की उनके साथ। एंड पहले ही बॉल इतना लंबा छक्का गया कि अभी 30 साल के बाद भी पीपल रिमेम्बर दिस फिल्म वेरी स्ट्रांगली। हाँ जी। और मैंने हमने जो सुना है कि आपकी मूवी का शूट शुरू हो चुका था, लेकिन आपकी एक्ट्रेस फाइनल नहीं हुई थी कुछ ये बिल्कुल सही है कि फिल्म की शूटिंग चालू हो गई थी। एंड आई थिंक अन्नू ने ज्वाइन किया 3rd डे या 4th डे में। तब तक भट्ट साहब ने सब इस चीज को एक बड़े सस्पेंस में रखा था कि हीरोइन कौन थे। इन्होंने पहले बोला था कि शायद पूजा करेंगी, बट पूजा ने डैडी खत्म की थी। तो जब डैडी खत्म हो गई थी तो पूजा वाज टू एग्जॉस्टेड, वो इमीडिएटली नहीं करना चाह रही थी। तो उसके बाद कुछ नेम्स थे, लेकिन अन्नू केम ऑन द सेट्स, और अन्नू के साथ मैंने कुछ मॉडलिंग की हुई थी पहले, फैशन शोज वगैरह। तो अन्नू वाज इंट्रोड्यूस ऑन द सेट्स कि ये अब हीरोइन है। एंड वी जस्ट स्टार्टेड शूटिंग। तो बहुत सरियल है कि
हम लोग सब एक दूसरे को जानते थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अन्नू को शूटिंग से पहले बहुत अच्छी तरह जानता था, बट मैंने यस उसके साथ काम किया हुआ था मैंने। यस आई डिड। ओके। तो आप इंटरेस्टिंग था। अगर एक्टर नहीं बनते तो क्या बनते? अगर एक्टर नहीं होता तो मेरे फादर का बिजनेस था। जाहिर सी बात है, हर बेटा जो है ज्यादा, हर बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा अपने पेरेंट्स अगर एस्टेब्लिश्ड हैं तो उन पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। तो आई वाज नो डिफरेंट। मेरे फादर का बिजनेस था। वो उन दिनों में इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते थे इन वुल बिजनेस। तो शायद वही करता। मेरा भाई वो करता है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करता है। तो मैं शायद वही करता, मैं आई गेस। लेकिन एक बारी ये फिल्म चल गई थी, एंड उसके बाद जो 49 फिल्में मैंने 11 दिन में किया, ये जो प्रोफेशन है ये इतना अंदर घुस गया था कि आई वांटेड टू बी एन एक्टर। आशिकी के सेट पे जब मैं काम करने लगा तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर प्रोफेशन जो मुझे सूट करता है, एंड आई लव दिस प्रोफेशन। सर आप स्विमर भी थे? हाँ, करेक्ट। आप स्विमर भी थे तो आप स्विमिंग वगैरह भी करते थे, तो उस बारे में कुछ बताएं। हाँ, ऐसा था कि मेरे फादर एक्चुअली नेशनल स्विमर थे फ्रॉम दिल्ली। तो जब हम लोग 4-5 साल के थे दोनों, मैं और मेरे भाई, तो दीपक रॉय मतलब जो मेरे पिताजी थे, उनके बेटे थे, तो स्विमिंग तो सीखना ही था। तो बल्कि जिन्होंने उनको स्विमिंग सिखाया था उनके कोच थे मिस्टर साहू। तो मेरे को याद है हम दोनों गए हुए थे, वो जो फ्लोटर्स होते हैं ना हाथ पे, आर्म्स पे डालते हैं स्विमिंग करने हाँ ताकि जी। डूबे नहीं। तो वो पहन के गए हुए थे। तो साहू सर ने देखा था हमें, कहते ये तो दीपक के बेटे हैं, फ्लोटर वोटर कुछ नहीं है। फाड़ के रख दिया उन्होंने फ्लोटर्स को हाथ से, और दोनों को ले करके डीप एंड स्विमिंग पूल में फेंक दिया। तो जैसे ओके। होता है ना, बचने के लिए आप कुत्ते की तरह हाथ पैर मारते हो किसी तरह किनारे तक पहुंचने के लिए, तो वो पूरा डर तो पानी का वहीं से निकल गया। तो देन मैं सेंट कोलंबस हाई स्कूल में पढ़ता था उन दिनों, जो मेरे फादर का स्कूल था। तो वहां पे स्विम करते करते वहीं पे कोचिंग होती थी, मिस्टर साहू वहीं थे। तो हम लोग सेंट कोलंबस के लिए और दिल्ली के लिए वहां से स्विम करते थे। फिर जब मेरे पेरेंट्स डिवोर्स हो रहे थे तो मैं बोर्डिंग स्कूल में चला गया था, लॉरेंस स्कूल सना। तो वहां से हम लोग फिर हरियाणा वगैरह से स्विम करते थे। बट नॉर्थ साइड में जब मैं चला गया था उन दिनों में स्विमिंग इतना नहीं होता था। दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड पिकिंग अप क्रिकेट। फिर ओके। क्रिकेट करने लगे हम लोग। हाँ, ओके। बट इट्स अ आपकी ग्रेट, आशिकी हाँ, ग्रेट आपकी स्पोर्ट। हाँ, फर्स्ट सॉरी। मूवी आशिकी मूवी थी, और जिसने जी 90 के दशक में एक धमाल मचा दिया था और जी बहुत ही सुपर डुपर हिट गई। तो आपका कैसा जी। एक्सपीरियंस रहा कि पहली मूवी और वही इतनी सुपर हिट हो, और आपको वो करने में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मतलब होता है ना कि एक बार फर्स्ट टाइम आप कैमरा फेस कर रहे हैं फॉर मूवीज, कुछ डर लगता है, कोई चीजें होती है, और सीधा आपको पहला काम भट्ट साहब जी के प्रोडक्शन से मिल रहा है, तो ये सब चीजों का डर नहीं था, क्योंकि मैं एक टोटली अलग इंडस्ट्री से आ रहा था। तो मेरे को ये भय नहीं था कि विशेष फिल्म, भट्ट साहब, ये सब मतलब उतना भय नहीं था। क्योंकि जब मैं भट्ट साहब से मिला तो मेरे लिए भट्ट साहब वाज नॉट भट्ट साहब जैसे इंडस्ट्री उनको जानते हैं, लेकिन भट्ट साहब समबडी वाज लाइक अ फादर फिगर टू मी। उन्होंने मेरे को वैसे ही रखा हुआ था। विशेष फिल्म ने भी मुझे वैसे ही प्यार दिया था। ये तो बाद में जब मैं इंडस्ट्री में काम करने लगा तब मुझे आभास होने लगा कि मतलब वो ब्रांड क्या है, ये लोग हैं क्या, वो बाद में। बट वो जो लकली इन लोगों ने मुझे इतने प्यार और सम्मान से मेरे को रखा कि आई नेवर हैड टू गो थ्रू दैट। और क्योंकि मैं वैसे काम कर रहा था तो राजू खान जी जब वो गाना कर रहे थे मेरे साथ, नदीम सावन जी भी नए थे कंपैरेटिवली, कुमार शानू जी, अनुराधा पौडवाल जी, गुलशन कुमार जी जिन्होंने टी सीरीज का, हम सब नए थे। ये तो मतलब एवरीबडी सभी एक साथ आगे बढ़े हैं कंपैरेटिवली। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं मतलब आज जिनको लेजेंड्स मानते हैं या कुछ, कि मैं कोई ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूं मैं।
तो आई वाज वेरी ब्लेस्ड कि वैसे हुआ मेरे साथ। आज भी जब लोग कहते हैं कि सर मुझे आपकी तरह डेब्यू करना, मैं कहता हूँ ऐसा होता नहीं है। जिसके नसीब में होता है वैसा होता है। और लोग कहते हैं स्ट्रगल किया, मैंने कहा मैं स्ट्रगल किया नहीं, मतलब शायद मेरे नसीब में था स्ट्रगल नहीं करना। स्ट्रगल तो बाद में होने लगा कि जब मैंने हासिल कर दिया कि उसको मेंटेन कैसे करना है। और जाहिर सी बात है आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, शायद चूजिंग में होगा, इन स्क्रिप्ट्स, या मेरी लक रन आउट कर गई, जो कुछ भी है वो मेरे मिस्टेक्स थे। आप सीखते हो। बट एक चीज दैट रिमेन्ड विद मी इज दैट आई लव दिस प्रोफेशन, आई लव एक्टिंग, और वो करता रह रहा हूँ। और आज भी मैं काम कर रहा हूँ, मेरी 5 फिल्में रेडी हो रही हैं ऑलमोस्ट। मतलब ये लॉकडाउन अगर नहीं होता तो एटलीस्ट 1 or 2 वुड हैव बीन रिलीज्ड बाय नाउ। अब जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो देन होपफुली पीपल विल सी मी बैक ऑन द बिग स्क्रीन। एंड क्या होगा उस टाइम पे, तो आई थिंक हम लोग एक नई दुनिया में एंटर कर रहे होंगे व्हेन दिस लॉकडाउन ओपन्स। बट एंटरटेनमेंट ही जानता हूँ मैं, आई नो ओनली एक्टिंग, तो यही करते रहेंगे हम लोग। So we'll ओके, do that. आशिकी आपकी मूवी के बाद आशिकी 2 भी बनी, तो आशिकी 2 में कोई ऐसी चीज आपको लगती है कि ये चीज हमारे टाइम पे होती तो ज्यादा बेस्ट होता, या फिर आशिकी 2 में ऐसा कुछ कि जो आपको लगता हो कि यार हमारे आशिकी 1 में ये चीज अच्छी थी लेकिन आशिकी 2 में भी ये चीज होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ होना चाहिए? नहीं, आई थिंक जो गैप, जो डिफरेंस रहा है इन द एज, सकता, बिकॉज आशिकी 1 ऑलरेडी कल्ट फिल्म है, वो परफेक्ट फिल्म है। लोग उसको क्रिटिसाइज करें, कुछ भी करें, वो उसने इतिहास बना दिया और बनाता रह रहा है। हाँ जी। तो उसको छेड़खानी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता। देयर आर लॉट ऑफ फिल्म्स लाइक दैट इन आर हमारे इंडस्ट्री में, जिनको आप छेड़खानी करते हो तो उनके जो फैंस हैं, जो चाहते हैं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्योंकि वो फिल्में ऑलरेडी बन चुकी हैं, दे ऑलरेडी हाँ ऐतिहासिक जी। आइकॉनिक फिल्में हैं, तो उनको छेड़ना का कोई मतलब नहीं है। आई थिंक आशिकी 2 परफेक्ट है अपनी जगह में कि वो इस जनरेशन की बात कर रहा है। उसकी अपनी एक जर्नी है कैरेक्टर की। प्रॉब्ली मोहित ने देखा है कि जो लव स्टोरी आजकल जो चल रही है, विचारधारा वगैरह है, वो इस टाइप का है। अब वो तो 30 इयर्स डाउन द लाइन आशिकी 2 को लोग कितना जानते हैं या याद रखते हैं, दैट टाइम विल टेल। बट देयर आर सम फिल्म्स जो इंस्पायर करते हैं। ऑब्वियसली एवरीबॉडी वांट्स टू रीमेक देम और कैपिटलाइज ऑन देयर नेम, डू दैट इज ओके, वो तो क्रिएटिव सब लोग करते हैं, देयर इज नो बिग डील अबाउट दैट। बट कुछ फिल्में ऐसी हैं कि मतलब आप उसको ज्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते, यू कांट डू दैट। ट्राई करो, ओके। बट दैट जनता विल आंसर टू दैट। हाँ, ये जरूरी भी है कि जो चीज परफेक्ट बन गई है उसे और परफेक्ट करेंगे तो वो ओवर हो जाएगी। सर परफेक्ट वर्ड भी बड़ा डिफिकल्ट होता है, कभी कभी कुछ हाँ। इम्परफेक्शन, जो इम्परफेक्शन भी होता है वो भी बहुत चल जाता है। इट डज नॉट हैव हाँ टू बी जी। दैट परफेक्ट, बट जो टच करता है, जो बातें छू लेते हैं लोगों को, आपकी आप मूवी ने उस टाइम उसको पे चेंज दिलों भी को कर छुआ सकते है हैं। सर। तो करेक्ट अभी है। की अगर बात करी जाए तो उस टाइम की बात करी जाए, 90 के दशक में ऐसी मूवी आना और दिलों को छूना, उसने जितना दिलों को छुआ, हाँ शायद अभी कोई मूवी ऐसी पहुंच नहीं पा रही उस लेवल पे कि जो इतना छुए कि मतलब 30 साल बाद भी उसको याद किया जाए। तो बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस था, सर, बहुत अच्छा लगा। आपकी थैंक मूवीज यू, देखी हमने, फैंस आपके काफी बने उससे। इसके बाद थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन मेरा यही था कि इसके बाद आपने सेकंड फिल्म की सपने साजन की, हाँ है ना? सपने साजन के कृष्णा मैम के साथ। हाँ हाँ जी 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 जी। हाँ दे, देखिए देखिए ऐसा है,
सपने साजन के हम लोगों ने इसलिए किया, पर्टिकुलरली मैंने किया, क्योंकि लॉरेंस डिसूजा जी एंड सुधाकर बुकाडे की कॉम्बिनेशन जो थी, साजन के बाद में ऐसे लोगों के साथ कर रहा था, एंड साजन वाज अ ह्यूज हिट। मतलब संजय दत्त, सलमान खान एंड माधुरी जी सब लोग थे उसमें। तो ऑब्वियसली परफेक्ट बैनर, परफेक्ट टीम के साथ कर रहा था। कहानी भी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत फनी थी। नदीम सावन जी अगेन, जिनके साथ मैं ऑलरेडी हिट बन चुका था, तो म्यूजिक तो डेफिनेटली सपने सपने साजन के म्यूजिक बहुत लोगों को अच्छा लगा। करिश्मा जी के साथ तो ऑब्वियसली आई वांटेड टू वर्क विद हर टाइम एंड अगेन, क्योंकि वो लाइक मी डेफिनेटली बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, तो आई वांटेड टू वर्क विद हर। तो मतलब जिसे कहते हैं ना, जो एक्टर जब सोचता कोई फिल्म करने के लिए तो वो टिक मार्क करता है क्या ये लोग के साथ काम करना है, तो सब चीजें थी। जैकी श्रॉफ जी, मतलब मैं तो उनका फैन था नहीं, फैन हूँ मैं, उनके साथ काम करना चाह रहा था। एंड डिम्पल मैम का तो मतलब मैं तो सोच भी नहीं रहा था कि मतलब मुझे मौका मिलेगा मैम के साथ काम करने के लिए। तो मतलब जो कुछ था, मैं जो करना चाह रहा था, रीमा लागू जी अगेन वाज प्लेइंग माय मदर, तो ये सब लोगों के साथ मैं काम करना चाह रहा था, एंड इट वाज अ वेरी फनी टाइम। एंड लॉरेंस डिसूजा जी ने माहौल ही कुछ ऐसा बना के रखा हुआ था, दैट वाज ग्रेट फन डूइंग द फिल्म। क्या होता है कि उन दिनों में भी लोग इतने पैशनेट होते थे इन देयर फिल्म्स कि साजन जितनी चली थी, तो सपने साजन ने भी काम अच्छा किया, लेकिन साजन को टच नहीं कर पाती थी, दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन हमेशा होती रही है ना कि जो पहला आया उसके बराबर होना चाहिए या उससे बेटर होना चाहिए। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डू, बट लोगों को अच्छा लगा वो फिल्म, मतलब जो कुछ भी अच्छी था दैट मूवी वाज थी। गुड। हाँ हाँ, अच्छा था, आपका दैट काम वाज अच्छा ओके। था, जैकी सर का अच्छा था, बाकी या सबका काम बहुत अच्छा था। या इसके या बाद आपने एक नेक्स्ट मूवी करी, महेश भट्ट सर की जीवनी पे आधारित थी, या फिर तेरी कहानी याद आई। या ये इसे, वन ऑफ माय हाँ जी, ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स रही है। हाँ। एज एन और एक्टर बहुत इनसे ही ये फुलफिलिंग आपको कैसे सब्जेक्ट। मिली और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसमें? देखिए उन दिनों में ऑब्वियसली मैं भट्ट साहब के बहुत करीब था, तो अगर भट्ट साहब उन दिनों में सोचते थे कि वो कोई ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनकी चॉइस तो ऑब्वियसली पूजा होती थी, और मेरा नसीब था कि उन दिनों में वो मुझे सेलेक्ट करते थे उनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि हम लोग उन्हें डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। ये नहीं कि उनको ज्यादा वर्बली हमको समझाना पड़ता था, यहाँ तक कि मैं उनके इशारों तक समझ जाता था कि सर को चाहिए क्या था। तो ये फिल्म जब आई, ये कहानी समझे, सुनी वगैरह, तो काफी कुछ समझ में आ गया था कि सर को चाहिए क्या था। सो आई मेरे पूरे करियर में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ सब्जेक्ट एज एन एक्टर जो मैं करना चाह रहा था। बल्कि इन सारी फिल्मों में से दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द फिल्म्स, अगर कोई बनाता है ये सब्जेक्ट पे, तो मैं करना चाहता हूँ ये फिल्म फिर से। इट्स अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट टू डू यार। ओके। इसके बाद आपकी नेक्स्ट मूवी आई जनून। जनून मूवी में आपने का किरदार बिल्कुल अलग था, रात को शेर बन जाते थे। और उस मूवी में ऐसा भी हुआ आपके साथ कि कुछ लोगों का, जैसे आपसे पहले होता था, कुछ लोग जो बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना, कि आपकी एक्टिंग को इतना वो कहते थे कि थोड़ा अच्छा नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन इस मूवी के बाद आपकी एक्टिंग एक सुपर डुपर हिट हुई, और आपके बारे में जिस जो कुछ बोलता भी था उसका बोलती भी आपने बंद कर दी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या हुआ, और ये मूवी आपको कैसे मिली? नहीं, मेरे को जितनी भी फिल्में मिली भट्ट साहब के साथ, उसके लिए मेरे को फाइट नहीं करना था, वो लिखी गई थी मेरे लिए। तो पहले तो वो क्लियर कर लेता हूँ। मुझे, मैं कहता हूँ कि कई चीजें होती है मेरी करियर में या किसी भी एक्टर के करियर में, अगर आप सोचते हैं, कई फिल्में बहुत परफेक्ट होती हैं उनके लिए,
कई फिल्में आ जाती हैं नसीब से, और कई फिल्में जो हम सोचते हैं अच्छी होनी चाहिए वो शायद वो मार्क को मिस कर देती हैं। उन जमाने में मुझ जैसा एक्टर या मेरे टाइप का एक्टर जुनून टाइप की फिल्म करे, लोग ज्यादा उस चीज को नहीं समझते थे, सोचते थे। बहुत ही बोल्ड मूव था वो करना उन दिनों में, एक वो चैलेंजिंग भी था। कि वो हीरो भी है, करेक्ट है, वो हीरो भी है, विलन भी है, और वो जानवर बन रहा है। मतलब ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, यू नो। बट मैं ज्यादा वेस्टर्न फिल्मों में बड़ा हुआ था। अ, इसकी लव स्टोरी जो थी बहुत ही यूनिक थी। टिपिकल वो नहीं था कि जैसे एक लड़का लड़की को प्यार करता है। यस, लड़का लड़की को प्यार करता है, लेकिन जितना भी उसको कर्स है या जो कुछ भी है, वो प्यार इतना, वो जुनून से इतना भरा हुआ है वो प्यार, कि वो लड़की को कभी छोड़ नहीं सकता वो प्यार। तो दैट काइंड ऑफ लव स्टोरी जो था, दैट यूनिकनेस जो था, दैट आई वाज, वो हम लोग होराइजन को ब्रॉडन कर रहे थे। सो आई थॉट दैट वाज वेरी वेरी डिफरेंट। जुनून हैज बीन वन ऑफ माय फेवरेट लव स्टोरीज टू डू। लोग डरते थे, लोग आज भी कहते हैं कि हम डरते हैं। जो इन्होंने मेहनत की, कि जो मेकअप आर्टिस्ट आए थे एलए से, मैं पहले गया था वहां पे, इन्होंने भेजा था वो मेकअप करने के लिए, मास्क वगैरह करने, क्योंकि उन दिनों में कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं होता था। तो मैं जब वहां पे गया तो 7-7 घंटे वो लोग करते थे वहां पे, 7-8 डेज के लिए गया था। यहाँ पे जब वो लोग आए तो लुइस, आई थिंक उसका नाम था, तो पहले दिन उन्होंने 17 आवर्स लगाए सिर्फ मेकअप करने के लिए, उसके बाद शूटिंग की। तो आई थिंक कोई 4 डेज या 5 डेज का मिनिमम था हमारा काम उनके साथ। एवरेज कोई 10 या 11 घंटे लगते थे हमारे को मेकअप, फिर उसके बाद शूटिंग करते थे। और ये वही मेकअप आर्टिस्ट हैं जो अभी हॉलीवुड फिल्म आती है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, वो लीड मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके। तो ओके। विशेष फिल्म हैज ऑलवेज गॉन विद सम ऑफ द फाइनेस्ट टेक्नीशियंस इन दोज डेज आल्सो। मतलब वो पाइनियर्स हैं। तो यूनिकनेस थी उस टाइम पे काम करने के लिए। और उस टाइम पे मैं या कोई स्टार नहीं था, सबसे बड़ा स्टार सेट पे शेर ही था, जो शेर काम कर रहा था। क्योंकि वी हैड टू अडियर के शेर को अगर नींद आ गई तो भाई साहब सोएंगे, आप उनसे काम तो करवा नहीं सकते। उनके हिसाब, उनके स्लॉट के हिसाब से सब एक्टरों को वेट करना था। तो बट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अब तो डेफिनेटली टेक्निकल चीजें बहुत बढ़ गई हैं, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स नाउ, यू डोंट नीड टू यूज लाइव एनिमल एनीमोर और एनीथिंग। तो यस, बहुत चीजें कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, वी कैन ट्राई एंड सी। वीएफएक्स वगैरह हो गया है, काफी कुछ हो चुका है। बहुत बहुत कुछ हो गया, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स नाउ। उस टाइम की आपकी जो वो मूवी थी वो बिल्कुल ही हटके थी। उस टाइम शायद ऐसा कोई सोच भी नहीं रहा था जब आपने ऐसी मूवी दी। या तो एक वो कैरेक्टर्स उस टाइम पे आना और बहुत ही अच्छे तरीके से दो शेर एक साथ दिखाना, एक आप एक दूसरे रियल वाले शेर, वो बहुत या अच्छा है कॉन्सेप्ट का, बहुत अच्छा रहा। और या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी बैक टू बैक मूवीज आ रही थी, आपने काफी सारी मूवीज साइन की थी, तो हमें ये बता सकते हैं कितनी मूवीज उस टाइम पे आपने एक साथ में साइन की हुई थी? जी, मैंने 11 दिन में 49 फिल्में साइन की थी। आशिकी जब रिलीज हुई थी तो उसके 6 महीने तक कोई नहीं आया था साइन करने के लिए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये अजीब हेयर स्टाइल वाले को कहाँ पे कैसे प्लेस करें। खुशी होती है कि आई गेट, और आज भी आई हैव गॉट 5 फिल्म्स व्हिच आर गेटिंग रेडी फॉर रिलीज, एंड आई एम स्टिल गेटिंग ऑफर्स टू डू सम वेरी वेरी अमेजिंग वर्क। और जो आज के डायरेक्टर्स हैं और आज के लोग हैं, एंड आई जस्ट वांट कि I remain healthy and I continue to get the opportunity to work here.
ओके, आपकी बैक टू बैक मूवीज थी, डायरेक्टर्स भी थे, फिर भी आपने एक डिसीजन लिया अपनी लाइफ का कि मेरे को अब थोड़ा सा आराम करना है, और आपने 7 साल का गैप किया, वो क्यों किया था सर? देखिए ऐसा है, आदमी कभी कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचता है, बिकॉज आप काम करते रहते हो, आपने एवरीथिंग एल्स को प्रायोरिटी दी हुई है लाइफ में। तो जब मैंने शादी की तब मैंने सोचा कि चलो आई मस्ट गिव इस चीज को भी एक प्रायोरिटी देना चाहिए, बिकॉज आई मैरिड वेरी लेट। वो करने के बाद जब मैं मेरी एक्स वाइफ ने भी डिसाइड किया कि वो ऑस्ट्रेलिया में करना चाह रही थी, रहना चाह रही थी, तो आई टुक दैट डिसीजन कि चलो करते हैं। वो पेपर वर्क में करने में थोड़ा समय हो गया। साथ में फिर मैंने क्या किया कि क्योंकि मेरी शिफ्टिंग वहां पे चल रही थी, मैं कुछ कंस्ट्रक्शन के काम करने लगा, बिकॉज शिफ्टिंग के टाइम पे और इंडस्ट्री भी चेंज होने लगी। जब इंडस्ट्री चेंज होने लगी तो ऐसा नहीं था कि जब भी मैं कहता था कि शूटिंग कर लो तो हो जाए। कॉर्पोरेट्स आ गए थे, देयर वाज अ डेफिनेट शिफ्ट के अप्रोच काम का कैसा होता है। तो आई कुड नॉट, और मैं कितना भी कोशिश करता था कुछ फिल्में करने के लिए, आई वाज अनएबल टू डू इट। कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। बिग बॉस सीजन जो फर्स्ट सीजन था 2006 में जो खत्म हुआ, उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं कितना भी कोशिश करूं फिल्में वैसे आएंगी नहीं, कुछ दिनों का होगा, आई विल नॉट बी एबल टू डू प्रॉपरली जैसे मैं करना चाहता हूं। तो मैंने कहा जब तक ये सारा ऑस्ट्रेलिया का चीज वगैरह सेटल नहीं होता, लेट मी सी इट। तो मैं करता रहा, लेकिन क्या है, वो बात बनी नहीं मेरे लिए। मेरी पर्सनल लाइफ ओवरटेक कर गई थी इवेंचुअली। सैडली जब डिसीजन लिया मेरा डिवोर्स का, 2015 में जब डिवोर्स हुआ मेरा, देन आई डिसाइडेड टू लेट गो ऑस्ट्रेलिया, और मैं वापस आ गया। 1-1.5 साल मुझे डेफिनेटली लगा लोगों को एस्टैब्लिश कनेक्ट करने के लिए, उनको समझाने के लिए दैट आई एम लिविंग नाउ इन इंडिया, मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, आई बी हियर। तो वो 1-1.5 साल के बाद लोगों के ऑफर्स आने लगे, और जो मेरे पास ऑफर्स आए मैं उसको यूज करते हुए मैं अपना प्लेटफॉर्म वापस बनाना शुरू किया मैंने। ओके। यस। आपने जब बैक किया, बैक में आप बिग बॉस में आए और बिग बॉस में विनर भी हुए, तो कैसा एक्सपीरियंस था घर के अंदर का? और एक बार तो होता है आप एक इंडस्ट्री को छोड़ के जा चुके हैं, फिर उसके बाद उसी इंडस्ट्री के लोग आपको साथ में बैठते हैं, मिलते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वो आपका? जो मेरे को जानते थे, रवि किशन और 2-3 लोग थे, नेचुरली उनसे तो बहुत प्यार था। बाकी लोगों ने हल्के में लिया, लेकिन जनता, और ये बात मुझे भी नहीं मालूम था, विच इज अ फैक्ट, कि जनता का प्यार हमेशा बरकरार रहा। आई डिडंट नो दैट। मुझे पता नहीं था कि जनता अभी भी मुझसे प्यार करती है और इतने बड़े संख्या में प्यार करती है। तो उनका जो सपोर्ट रहा है वो अटूट रहा था। तो मैं जब बिग बॉस के घर में गया था तब मुझे लग रहा था शायद मैं 1 हफ्ते या 2 हफ्ते टिकूंगा और शायद उसके बाद बाहर निकलूंगा, लेकिन मैं निकला ही नहीं, क्योंकि जनता ने चाहा कि नहीं ये यही रहेगा अंदर। एंड लेट मी टेल यू, दैट सीजन 1 जो किया गया था, दैट वाज अ वेरी टफ सीजन ऑल्सो, क्योंकि उस टाइम पे कोई फैमिली मेंबर को अलाउड नहीं था अंदर आने के लिए। मोबाइल फोन के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते थे। एज एक्टर्स आपको मेकअप और कपड़े नहीं दिए जाते थे टू लुक गुड, जैसे हो वैसे हो। तो वो एक अलग टाइप का खेल था। इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ खेल, जो ओरिजिनली बिग ब्रदर का खेल होता था। अब इट इज समथिंग एल्स, इट्स अ डिफरेंट बिग बॉस। टफ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इट्स नॉट टफ, इट इज अ टफ बिग बॉस, बट डिफरेंट। डिफरेंट। ओके। अभी आपकी एक हाल ही में मूवी की है आपने, थिन लाइन, और हाँ, एक्सपेंड बहुत अच्छी मूवी रही है, और उसके बारे में आप कुछ कंटेंट बहुत अच्छा था आपका, उसके बारे में कुछ बताना चाहें? देखिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कंटेंट वाइज कुछ ना कुछ करूँ। सपोर्ट करता हूँ प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स को, और उनके सब लोगों के अभी क्या है कि डिजिटल फॉर्मेट पे रिलीज करो, सिनेमा में ऐसे करो, सबके बजट्स अलग होते हैं।
थिन लाइन की कहानी इंटरेस्टिंग है। हस्बैंड वाइफ की कहानी है। एज डिफरेंस है उनमें, विचारधारा अलग है। और अभी जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं दे आर द सेंट्रल कैरेक्टर। लेकिन पहले क्या होता था 90s में, हीरो बड़ा स्पष्ट था, बिल्कुल ही साफ सुथरा वाइट था, और विलन ब्लैक होता था। अब वो नहीं चलता है, क्योंकि वी हैव एक्सेप्टेड कि कोई भी इंसान परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता है। बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, बड़े ग्रे एरियाज होते हैं। एक इंसान की जर्नी जो होती है टू इम्प्रूव हिमसेल्फ या टू रिमेन द वे ही इज एंड नॉट बी अपोलोजेटिक, वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। दैट्स द काइंड ऑफ सिनेमा। तो अब थिन लाइन इज के अगर रिलेशनशिप में रहना है तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज तो एक अलग टाइप की वर्ड है। यू गॉट टू रियलाइज कि अगर किसी को पा करके जीना है तो कभी कभी उसकी भी सुनने पड़ेगी। यू कैन नॉट ऑलवेज बी राइट। तो वो टाइप की कहानी है, और वो एक रात की कहानी है जहां पे मैन जो है, दैट इज माय कैरेक्टर, इनसिक्योर है, जेलस है, एरोगेंट है। मतलब वो टाइप का एक्टर है दैट, वो टाइप का कैरेक्टर है कि कोई भी वाइफ ऐसे टाइप के बंदे के साथ शादी नहीं करना चाहेगी, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है एंड शी वांट्स टू गिव एवरीथिंग। तो फिर उस रात में कुछ ऐसे हादसे होते हैं where the man realizes, no, my wife really loves me, I better give her that respect and that love. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रात की कहानी है वो। सो यस। ओके। अभी आपको कितना डिफरेंस लगता है कि 90s में जैसे आपने वर्क किया और अभी के टाइम पे वर्क कर रहे हैं, तो कितना डिफरेंस हो चुका है हेमंत? डिफरेंस तो बहुत है। डिफरेंस यहाँ पे है, सोच पे है, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। अभी बहुत कुछ करने को मिल रहा है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं काम करने के लिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, फिल्म के प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं पे भी आप काम कर सकते हो। शॉर्ट स्टोरीज में कहानी बता सकते हो, चाहे 1 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, पूरी फीचर फिल्म हो। बट द बेस्ट पार्ट इज यू कैन कंटिन्यू टू प्ले द सेंट्रल कैरेक्टर। वो जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ना, हीरो, वो अभी रिडंडेंट, बहुत फालतू वाला टर्म हो गया है। यू प्ले वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, मतलब लीडिंग प्ले कर रहे हो। या और जो वो कैरेक्टर है वो बड़ा रियल होना चाहिए। ऑडियंस शुड बी एबल टू रिलेट कि इसमें ये खामियां हैं, ये परफेक्ट नहीं है। और मैं अब उस टाइप का मैं वर्कशॉप करता हूँ, उस टाइप का मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो कैरेक्टर्स प्ले करने में मुझे भी लगता है कि बिलीवेबल है। वो एक कहानी, एक लाइन होती थी इन द 90s कि आप ऑडियंसेस को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। टुडे इट इज मोर रेलेवेंट कि आप ऑडियंसेस को ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि इतना सारा कंटेंट आ गया उनके पास देखने के लिए on so many various platforms and through this mobile only, कि the moment they don't like something they will just switch off or not even bother. तो जब तक आप उनके साथ एक कनेक्शन नहीं ढूंढते हो, the character does not find a connectivity with them, it's very difficult. So I'm loving सर, the work now. आपकी कुछ फैंस को बोलना चाहते हो, आप ऑडियंस को कुछ बोलना चाहते हो, तो आप बोल सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा, don't get scared, don't get worried. Difficult time है, yes, but don't panic, don't get worried. पेशेंस रखो, किसी तरह ये टाइम को संभाल लो, और आने वाला वक्त जब आएगा, वी विल ऑल मैनेज, द वर्ल्ड विल सर्वाइव, वी विल सर्वाइव, वी हैव टू सर्वाइव, वी हैव नो चॉइस। एंड लिव योर ड्रीम, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम, कि जब वो मौका आएगा दैट यू आर एबल टू लिव दोस ड्रीम्स। आई लव यू गाइस, बी स्ट्रांग एंड गॉड ब्लेस यू गाइस। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आपको भी लगा होगा। आपको हमारा शो कैसा लगा था, चैट रूम शो? बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद मी, एंड आई कैच अप विद यू गाइस सून। थैंक यू सर, बहुत अच्छा ओके, लगा आपसे बात करके। ओके। थैंक यू, थैंक यू।
हेलो गाइस, आज आपने देखा राहुल रॉय सर हमारे साथ थे और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया। अब 8 बजे हम फिर दोबारा से आएंगे। 8 बजे जो हमारे साथ होने वाले वो बरखा सैन मैम है। आप लोग जानते होंगे बरखा सैन मैम को, और बहुत सारे काम इंडस्ट्री में कर चुके हैं, रामलीला जैसी मूवीज में काम कर चुके हैं, काफी सीरियल्स कर चुके हैं। उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे 8 बजे। आप मिलना ना भूलिए प्लीज। अगर आपने किसी ने फॉलो नहीं किया हुआ यूनिवर्स प्रोडक्शन को, जल्दी से फॉलो कर लीजिए ताकि आप देखते रहें। आपको और भी गेस्ट हमारे साथ आएंगे। बैक टू बैक हमारे डेली एपिसोड आता है और हम डेली एक नए गेस्ट के साथ होते हैं। सैटरडे संडे हमारा डबल धमाल है, तो इसलिए 2 गेस्ट होंगे। कल हम आपको मिलेंगे सुरेंद्र पाल सर के साथ और अनिरुद्ध सर के साथ। तो आप सुरेंद्र पाल सर को भी जानते होंगे, दक्ष, राजा दक्ष, और बहुत सारे काम कर चुके हैं, हमारे द्रोणाचार्य हैं। तो आप लोग तैयार रहिए गाइस, और कल फिर मुलाकात होगी। अभी तो आपसे 8 बजे की मुलाकात, 8 बजे हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शुभ खैर।